नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है कि लाइव श्रृंखला में मैं साक्षी लोकेश लिल्हारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ समय पूर्व हमने नवरात्रि का उत्सव मनाया, माँ शक्ति की आराधना की, बच्चियों का पूजन किया, कन्या भोजन किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और त्योहार खत्म हुआ और हम फिर से सब कुछ भूल गए। हमने उनका पूजन तो किया, लेकिन क्या जो मंगल कामना हमने उनके लिए की, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए की, क्या हम उसको चरितार्थ कर पाए इतने समय में, या वह सिर्फ एक परंपरा मात्र होकर खत्म हो गई बात। तो आज हमारी चर्चा का विषय इससे संबंधित ही है कि कोई भी राष्ट्र कब विकसित अवस्था में पहुंचता है। जब हम बात करते हैं उसके मर्दों, आदमियों और औरतों, महिलाओं की बराबरी की, जहां पर महिलाएं आदमियों से कंधा मिलाकर चल रही होती हैं, इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं देश के निर्माण में। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र तभी उस प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होता है, उस विकसित अवस्था को प्राप्त करता है। और जब नहीं होता है तो हम देख रहे होते हैं कि जहां पर महिलाओं की भूमिका थोड़ी सी भी कमतर होती है, वह राष्ट्र जो जिन समस्याओं की हम आज बात करने वाले हैं वह वैसा ही रह जाता है। हम लगातार बालिका से इतने आजादी के इतने सालों बाद भी आज हम बालिका शिक्षा के लिए बात करते हैं, हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जबकि यह सारे टारगेट्स, ये सारे एम्स हमें आज तक अचीव कर लेने चाहिए थे। कम से कम हम काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि महिलाओं की, बच्चियों की भूमिका हमारे समाज में आज भी बहुत निम्न स्तर पर है। बात करते हैं सिविल सर्विसेज की कि क्यों आज का विषय जो है हमारा कि सिविल सर्विसेज क्षेत्र में छात्राओं का भविष्य, हम पर्टिकुलर इस पर क्यों बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 4 सालों से मैं भोपाल में रह रही हूं और मेरे देखने में आया है कि सन 2018 में महिला टॉपर, और अभी रिसेंट में जो यूपीएससी के रिजल्ट आए 2020 के, उसमें भी महिला टॉपर भोपाल शहर से रही। सन 2018 में सृष्टि देशमुख, जो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी थी, एलन सिटी जैसे बहुत ही साधारण कॉलेज से जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया था, वो ऑल इंडिया लेवल पर 5th रैंक हासिल करी और महिलाओं में प्रथम स्थान पर रही। इस साल जागृति अवस्थी ने तो इतिहास रच दिया, ऑल इंडिया लेवल पर 2nd रैंक हासिल करी और महिलाओं में टॉपर रही। जागृति की बात करें, उन्होंने मैनेट से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद बीएचईएल में जॉब भी किया 2 साल। ये बच्चियां इतने साधारण परिवेश थे, इतने साधारण बैकग्राउंड से थी, बहुत छोटे से शहर भोपाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन होते नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज का माहौल नहीं है, उतनी अच्छी कोचिंग नहीं है, आपको उतने अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाता है। उसके बावजूद इन बच्चियों ने इतिहास रचा है। क्या रीज़न थे? रीज़न सिर्फ इतना था कि इन्होंने लगातार प्रयास किए, संघर्ष किया और निरंतरता नहीं छोड़ी। सिविल सर्विसेज क्यों? बड़ा प्रश्न अब ये आता है, सिविल सर्विसेज की बात ही क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी मंशा आपसे ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप किसी और क्षेत्र में नहीं जा सकते। बिल्कुल आप कला क्षेत्र में जा सकती हैं। बच्चियाँ आज के समय में हमारी वो अन्य पदों को प्राप्त कर सकती हैं, अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर सकती हैं, प्राइवेट जॉब्स भी कर सकती हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज की बात ही आज हम क्यों कर रहे हैं, बार बार मैं इस पर ही क्यों प्रेशर डाल रही हूँ इस मुद्दे पर? वो इसलिए कि हमें जब तक एक महिला को हम निर्णायक की भूमिका में नहीं पहुंचाएंगे, डिसीजन मेकिंग पावर जब तक उसके हाथ में हम नहीं देंगे, तब तक जिस विकसित अवस्था की हम बात कर रहे हैं वह प्राप्त नहीं होगी। एक महिला, एक बच्ची, एक छात्रा, वह बहुत अच्छे से कनेक्ट, जब वो किसी अच्छे ओहदे पर बैठती है, बड़े पोजीशन पर डिसीजन मेकर होती है, स्ट्रेटेजीज बनाती है, उस वक्त वह बहुत अच्छे से समझ रही होती है कि क्या एक दूसरी बच्ची की, एक दूसरी महिला की समस्या, उसकी परेशानी,
जब वह बच्ची थी तो उसने किस तरह की परेशानियां फेस करी, किस तरह उसने स्ट्रगल किया, वह एग्जाम्पल सेट बन पाती है किसी और महिला के लिए, किसी और बच्ची के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए। इसलिए सिविल सर्विसेज का पद, क्षेत्र, उसकी तैयारी आज के समय में महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चियों और महिलाओं के लिए वह एक बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेट साबित हो सकती है। अब सिर्फ महिला अपने समाज और गांव के लिए नहीं, बल्कि साथ में जो डिपार्टमेंट में महिलाएं काम कर रही होती हैं उनके लिए वह बेहतर डिसीजंस ले पाती है, क्योंकि उनकी समस्या से, उनकी भावना से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर रही होती है। इसलिए सिविल सर्विसेज का महत्व आज बढ़ जाता है। समस्याएं कहाँ आती हैं? समस्या आती है, सबसे पहले समस्या का शुरुआत जो होती है वो घर से होती है। घर से इसलिए होती है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं पर कई तरह की, बच्चियों पर कई तरह की बंदिश है। मेरी और मेरी टीम की लगातार ये कोशिश रहती है कि हम बालिका शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। विशेषकर मेरा कुछ ज़्यादा स्वार्थ है कि मैं बच्चियों से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम करती हूँ बालकों की अपेक्षा, तो मैं उनकी शिक्षा पर, उनकी सर्वांगीण विकास पर मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, उनके लिए ज़्यादा कोशिशें करती हूँ। कारण सिर्फ इतना है कि एक बच्ची जब आगे बढ़ेगी, जब महिला सशक्तिकरण जो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगा बल्कि एक समय में हम प्रैक्टिकली उसे अचीव कर पाएंगे, तो गर्ल एजुकेशन, गर्ल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, इन सारी चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाएंगे, एज अ होल बात कर पाएंगे। समस्या की मैं बात कर रही थी कि समस्या कैसे, सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर आपको करनी है तो समस्या कहाँ आती है? समस्या की शुरुआत हमारे घर से होती है, क्योंकि बच्चियों को आज भी रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है। यह रियलिटी है, मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रही हूँ। मैंने आंखों से देखा है अपने साथ में, बल्कि अच्छे अच्छे परिवारों में देखा है जहाँ पर अगर उनके कोई बेटा है तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी लिबरल हो जाती हैं, बजाय कि बेटियों को 6 बजे घर वापस आना है, उन्हें पढ़ाई में फोकस रहना है, वो उनकी गतिविधियां क्या होती हैं उन पर नज़र रखी जाती है, वो किससे जुल रही हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, ये सारी बातें हमारे घर में की जाती हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हमारे परिवारों में होता है, लेकिन यह प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं को, उनके टैलेंट को हरास करने में एक इनडायरेक्ट योगदान देता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, यह रिस्ट्रिक्शन लगभग 90 से 95% बच्चियों के साथ परिवारों में होता है। रिस्ट्रिक्शंस तो होते ही हैं, करना क्या है, समस्या का समाधान क्या है? इन रिस्ट्रिक्शंस को अपॉर्चुनिटीज में चेंज करना है। वह आप कैसे करेंगे? कि भाई जब आपको एक घर से एक नोटिस मिल जाता है कि 5 बजे तक, 6 बजे तक घर वापस आना है, उसके घर आने के बाद आप क्या करते हैं? पढ़ाई करती हैं बच्चियां, या कुकिंग करती हैं, किचन में मम्मी की हेल्प करती हैं, घर के कामों में हेल्प करती हैं, या टीवी या सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिताती हैं। तो बेहतर है कि ऐसे समय का सही उपयोग किया जाए, पढ़ाई में अपना मन लगाया जाए। लेकिन दूसरी ओर क्या होता है कि भाई मन नहीं लगता, क्यों? अभी तक मोटिवेशन नहीं बना है, जीवन को कोई उद्देश्य नहीं मिला है। उड़ान एक सीरियल आता था, आप सभी ने देखा होगा दूरदर्शन पे, उसमें किरण बेदी की कहानी थी, पहली महिला IPS। जब आप उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन आपको मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे और एग्जाम्पल्स जब आप देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इस मोटिवेशन को सबसे पहले बच्चियों के अंदर डालना है। इस मामले में मैं बोल सकती हूँ कि माएँ बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि माओ ने वह रिस्ट्रिक्शन फेस किया है। जब वो उस समय जब वो अपने मायके में थी, जब उन्होंने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, इन समस्याओं को देखा है कि जब वो पढ़ना चाहती थी या जब वो कॉलेज जाती थी तो किस तरह से उन पर प्रतिबंध लगाया जाता था। तो माएँ यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है अपनी बच्चियों के लिए, नॉट ओनली मोटिवेशन देने में बल्कि उनकी इसी समस्या का समाधान निकालने में। कि जब आपके पास समय है घर आने के बाद में, जब आप पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है परिवार में, तो उसे अपॉर्चुनिटी में बदलिए। उनके अंदर, बच्चियों के अंदर मोटिवेशन लाइए कि उन्हें अच्छे वीडियोस दिखाइए। किरण बेदी या जैसा माँ जागृति की बात कर रहे हैं, या हम सृष्टि की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दीजिए कि किस बैकग्राउंड से वो आती थी, जिनके परिवार को कोई नहीं जानता था, आज सब उन्हें जानते हैं। ये बहुत कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने अक्सर होती है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते हैं। यही कहानी होती है। तो यहाँ पर घर की जो महिला सदस्य हैं वह अपनी बच्चियों को मोटिवेट करें, मोटिवेट करने में एक अच्छी भूमिका अदा करें, और
बच्चियां जो इस बात को समझ पा रही हैं, जो मुझे सुन पा रही हैं इस समय में, या जिनके माता पिता सुन रहे हैं, वह इस अपॉर्चुनिटी को समझें कि अगर घर में आप बच्चियों को रखते हैं तो उन्हें मोटिवेट करें पढ़ाई के लिए। ज़रूरी नहीं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए, लेकिन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने के बाद आप एक बहुत उच्च स्तर के नौकरी करते हैं, जहां पर मैंने फिर से कह रही हूं कि आप एक निर्णायक की भूमिका में होते हैं, आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, आप डिसीजन मेकर होते हैं। यह काफ़ी हेल्पफुल होता है, ना सिर्फ आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए, बल्कि अन्य बच्चियों के लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। दूसरा परेशानी क्या आती है कि फाइनेंशियली बहुत साउंड फैमिलीज नहीं होती हैं, कि इतनी बड़ी जगह की पढ़ाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंगों की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम बहुत महंगी टेस्ट सीरीज नहीं लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस सृष्टि और जागृति की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने भोपाल में रहकर ही तैयारी करी, कहीं बाहर नहीं गई वो पढ़ने के लिए, बल्कि स्व प्रेरणा से लगातार। बल्कि कुछ समय पहले जब मैं जागृति के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे नॉलेज में आया कि उन्होंने 2 साल जॉब करने के बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। अच्छी खासी पोजीशन पर थी वो BHEL में, अच्छा खासा उनका पैकेज था, लेकिन उसके बावजूद उसका मोह न करते हुए उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और घर रहकर तैयारी करी। तो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा कुछ बहुत ज़्यादा पैसा जब परिवार जो है खर्च करे और उसके बाद कर पाए। आप सभी स्मार्टफोन चलाते हैं, फ़ोन पर आपको सभी टॉपिक्स के वीडियोस, सिलेबस, इनफैक्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। हमारे खुद के वीडियोस हैं सिविल सर्विसेज से संबंधित काफ़ी सारे, आप वो देख सकते हैं। एक और समस्या आती है कि हम बड़े शहर में, हम दिल्ली, इलाहाबाद जैसी जगह पे बच्चों को रख के नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अब जो ये समय आ गया है, कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पर शिफ्ट करा दी हैं, हमें घर में रहना सिखा दिया है। तो यह भी जब समस्या कोविड की आई, तो देखिए बोलती हूँ ना कि हमेशा की समस्या जो है वह आपके साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आती है। तो सेम उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जब कोविड में हमें मिली तो हमने ऑनलाइन पर चीज़ें शिफ्ट करी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल हैंडल्स पर हमें तरह तरह का नॉलेज मिलना शुरू हुआ। आजकल तो पूरे प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं, बल्कि कुछ कंपनीज ने तो ये कल्चर ही खत्म कर दिया ऑफिस आने का और आपको वर्क फ्रॉम होम शुरू करवा दिया। तो इसी तरह बच्चियों के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए बहुत पैसा खर्च करें या उन्हें बाहर रख के ही पढ़ाएं। हाँ, दिल्ली जैसी जगह में अगर आप बच्चियों को भेजते हैं तैयारी करने, वहाँ एक माहौल मिलता है, कोचिंग में एक माहौल मिलता है जो ज़्यादा मोटिवेट करता है, ज़्यादा प्रेरणादायी होता है, कॉम्पिटिशन का एक सही एहसास आपको कराता है बच्चियों को। लेकिन अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि बच्चियां कहती हैं कि जब तक हम कि हमारा परिवार हम पे ट्रस्ट नहीं करता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो डरती हैं। वो इसलिए कि हम सब बहुत निम्न स्तर के मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, ना बहुत ज़्यादा हमें समय दिया जाता है, शादी के लिए बहुत जल्दी हम पर जोर दे दिया जाता है, बहुत कम, लड़कों की अपेक्षा में कहा जाए तो हमारे पास समय थोड़ा कम होता है। तो हमारे पास फिर वही अपॉर्चुनिटी की बात आ जाती है जो थोड़ी कम है बजाय कि मेल काउंटर पार्ट्स के। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकती हैं कि परिवार के लिए एक संबल बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं? आज का समय जो है, ये इस समय में होम ट्यूटर का काम आप कर सकती हैं, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकती हैं, उसी शहर में रहकर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे का भी आप काम करेंगी। अगर मैंने अपने पिछले वीडियो में भी पार्ट टाइम जॉब के बारे में काफ़ी सारी बातें की थी, तो अगर वो आप करती है, होम ट्यूटर्स की जैसे इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्यों? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर पर माँ बाप से पढ़ते नहीं हैं, होम ट्यूटर का आप जॉब कर सकती हैं। किसी आसपास के स्कूल को या किंडरगार्टन को आप ज्वाइन कर सकती हैं, क्रचेस को आप ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे जब आप अपना देंगी और थोड़ा बहुत पैसा लेके आएंगी, तो पैसा कमाने से परिवार का हम थोड़ा सा विश्वास गेन कर लेते हैं। होता यह है कि जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो परिवार समझने लगता है कि अच्छा, बच्चा जिम्मेदार हो गया, अब हम इसकी सुन सकते हैं, मान सकते हैं। तो अपने आप को उस पोजीशन में लाइए कि आपका परिवार आप पे ट्रस्ट करना शुरू करे। तीसरी एक और चीज़ होती है कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत कठिन है जी, हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे बनाए हुए स्वतः भ्रम है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। मुझसे मिलती है बच्चियां, अक्सर बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई बच्चियां भी कहती है, वो तो ये तक कह देती है कि नहीं, हमसे तो स्टेट पीएससी भी नहीं होगी। मैं नहीं मानती अपने आप को, मैं तो बस एक रेलवे की जॉब देख लूँ या छोटी मोटी कोई भी मिल जाए, मैं उसको करके खुश रहूंगी। आप स्वयं को एक मौका तो दीजिए।
ऑलरेडी समाज ने, पुरुषों ने, सारी परंपराओं ने हम पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। आप खुद पर तो ये रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। कोई और आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप पे भरोसा नहीं करता, आप पे विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, आप खुद पे तो दिखाइए। तो मैं मान सकती हूँ कि ग्रामीण परिवेश से जो बच्ची आती हैं वह कहीं ना कहीं अपनी स्कूलिंग को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, या अपने पर्सनालिटी को लेकर, या इंग्लिश नहीं आने को लेकर वो कहीं ना कहीं डरी होती हैं। डर होता है उनके अंदर, मार्गदर्शन की कमी होती है, नॉलेज की कुछ हद तक कमी होती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, बच्चियां तब भी निकल रही हैं, निखर रही हैं। तो आप उसके लिए ज़्यादा से कि भाई एवरेस्ट की अगर बात करें कि किसी को एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, विकलांग हो, या अच्छे हष्ट-पुष्ट व्यक्ति हो, मेहनत सबको ही चढ़ने की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो वो सीधा टॉप पे जाके लॉन्च कर जाएगा, हो जाएगा किसी चॉपर से या एरोप्लेन से, और फिर एवरेस्ट फतह कर लेगा। नहीं, सबको नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, या आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, या आपको किसी बड़े शहर का एक्सपोजर नहीं मिला है। बात इतनी है कि संघर्ष करना पड़ेगा। यूपीएससी एक बड़ी पोजीशन आपको देती है, एक अच्छी जगह पर पहुंचाती है, तो संघर्ष भी उसी लेवल का होगा। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता है। तो फिर से दोबारा आज जो हमारी चर्चा इस मामले में हुई कि करना क्या क्या है, एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहले आपको अपने आप पर ये भरोसा दिलाना है कि हम कर सकते हैं। बच्चियां जो मुझे सुन रही हैं, जिनके माता पिता सुन रहे हैं, कि आज हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर ये विश्वास जगाना है। और क्यों नहीं कर सकते, सिविल सर्विसेज भी कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप नासा में भी जा सकती हैं, आप देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। अपने अंदर ये जज्बा पैदा करिए, विश्वास पैदा करिए कि आप कर सकती हैं। दूसरी चीज, जो रिस्ट्रिक्शंस की मैंने बात करी, तो इन रिस्ट्रिक्शंस को परेशानी, प्रॉब्लम्स की तरह ना देखकर इन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखिए कि टाइमली कि हमारे ऊपर चेक रहता है तो हमें और अच्छा परफॉर्म करना है, हमको ज्यादा अपनी बेटर परफॉर्मेंस देनी है। फाइनेंशियली अगर आप साउंड नहीं तो आप पार्ट टाइम जॉब करिए, कुछ अच्छा करिए, परिवार के लिए करिए, इससे आपको भी सीखने मिलेगा। क्या होता है कि कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स जब आप इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो जो आपने जॉब किया हुआ रहता है वहाँ के एग्जाम्पल्स, वहाँ के आपके एक्सपीरियंसेस पूछे जाते हैं, ये आपको इंटरव्यू की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा घर बैठ के अगर आपको लगता है तैयारी नहीं हो पा रही है तो आप वीडियोस देखिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप टॉपर्स टॉक सुनिए। ज़्यादातर टॉपर्स या ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो उन्होंने अपनी जॉब के साथ एग्ज़ाम निकाला होगा, या फिर जॉब छोड़कर एग्ज़ाम निकाला होगा, या अपने घरों में बैठे बैठे तैयारी की होगी फिर एग्ज़ाम निकाला होगा। आप अक्सर ये बात सुनने में आएंगे। स्मार्टफोन है तो वहाँ पर आप वीडियोस देखिए। हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर, आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। छूलो आसमान के यूट्यूब पेज पर हैं। इसके साथ ही हमारे आगे आने वाले समय में जो स्ट्रैटेजी है वो ये कि हमारे और वीडियोस आने वाले हैं, और फिर से हमारी, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर से किसी ना किसी सिविल सर्विसेज की शुरू होने वाली हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, हम आपके मार्गदर्शन के लिए खड़े हैं। क्या आप अपने साथ खड़े हैं? क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हैं? हम तो आप पर करते हैं, क्या आप अपने आप पर भरोसा कर पाते हैं? तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, मेरा नंबर है 8305070513 8305070513। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर मुझे अपनी परेशानी, अपनी समस्या, कोई अगर आपको आ रही है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो आप मुझे लिखकर भेजिए, ज़रूर से भेजिए। या आपकी कोई और समस्या हो कैरियर गाइडेंस से संबंधित, तो उसके लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं। किसी और तरह की जानकारी, किसी और तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। हम आपको कॉल बैक करेंगे। अपना मैसेज छोड़िए, नंबर छोड़िए, हम आपको कॉल बैक करेंगे। आपकी जितनी यथासंभव मदद हो सकेगी हम करेंगे। तो हम तो आपके साथ हैं ही, आप अपना साथ दीजिए, आगे बढ़िए। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।